नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नई वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों हम सब आप सब के लिए जितने भी सब्जेक्ट हैं सब सब्जेक्ट की थ्योरी क्लास को शुरू किए हैं, जिसमें हम सब हर एक सब्जेक्ट के अंदर जितने भी आपके चैप्टर हैं हर एक चैप्टर को लेते हैं। उस चैप्टर वाइज से सबसे पहले हम सब थ्योरी वाइज समझते हैं, फिर लास्ट में उसी चैप्टर से संबंधित कुछ क्वेश्चन को कवर करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, ताकि आप यह क्लियर हो जाएं कि अगर आप जो चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक को पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक से आपके सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि नहीं पूछे जा रहे हैं। आज हम सब दोस्तों ईवीएस के अंतर्गत जो आपका टॉपिक है परिवार एवं मित्र, इस टॉपिक को हम सब खत्म करेंगे, जिसमें हम सब सबसे पहले इस टॉपिक की थ्योरी समझेंगे, लास्ट में इन्हीं टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपके लिए दोस्तों यह चैनल जितने भी सब्जेक्ट हैं सीटेट में सब सब्जेक्ट की थ्योरी क्लासें उपलब्ध करा रहा है, साथ में साथ नए क्वेश्चन को कंप्लीट कराया जा रहा है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, 2011 से लेकर अब तक जितने भी आपके सीटेट के एग्जाम हुए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डेली सॉल्व कराए जा रहे हैं। आपको जिस भी ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना हो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उस ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से दोस्तों क्लास की शुरुआत होती है। क्लास में सबसे पहले हम सब सिलेबस को समझते हैं। जो ईवीएस का सिलेबस है, ईवीएस में पेपर 1 में पूछा जाता है, जो कि 30 क्वेश्चन आपके इसी से पूछे जाते हैं। ईवीएस में अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसमें थीम और मुख्य थीम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुख्य थीम का जो विषय है दोस्तों उसमें परिवार एवं मित्र पहला टॉपिक है, भोजन है, उसके बाद आश्रय है, जल है, यात्राएं हैं, हम जो सोचते हैं जो करते हैं। यह टॉपिक आपका मुख्य थीम है। काफ़ी बार आपके एग्जाम में दोस्तों थीम और उप थीम से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे आप देखेंगे बहुत बार यही क्वेश्चन पूछ लिया है, कौन सा आपका थीम है, कौन सा आपका उप थीम है। जो टॉपिक है जो हमको पढ़ना है, इन्हीं सब टॉपिक को हम सबको पढ़ना है। हम सब थीम को समझ लिए, मुख्य थीम के बारे में हम सब उप थीम को समझते हैं। जो उप थीम होता है वह परिवार या मित्र के ही अंतर्गत आपके उप थीम आते हैं, जिसमें हम सब समझते हैं। इसमें संबंध आता है, आपका कार्य एवं खेल आते हैं, पौधे आते हैं और आपके वस्तुएं आते हैं। यह टॉपिक आपका उप थीम हो गया। हमने थीम को समझा और उप थीम को समझा। पूरे ईवीएस में जो 15 नंबर आपके पूछे जाते हैं, 15 नंबर का सिलेबस यही है। इतने टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया अच्छे से, आप पेपर 1 के लिए ईवीएस में 15 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अब हम सब आज जो टॉपिक को कवर कर रहे हैं वह परिवार एवं मित्र और संबंध को हम सब कवर करेंगे। सबसे पहले आपको हम परिवार बताते हैं। परिवार होता क्या है? परिवार को दोस्तों अंग्रेजी में फैमिली कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा का फैमिलियस शब्द से बना हुआ है, जिसका संकुचित और व्यापक 2 अर्थ होता है। कह रहे हैं कि जो फैमिली है, परिवार है, उसको इंग्लिश में फैमिली कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा के फैमिलियस शब्द से बना हुआ है। इसका 2 मतलब होता है, एक संकुचित और व्यापक 2 अर्थ होता है। अब हम समझेंगे संकुचित अर्थों में परिवार का क्या मतलब होता है, व्यापक अर्थों में परिवार का क्या मतलब होता है। संकुचित अर्थ में परिवार का अगर हम सब मतलब समझे तो संकुचित अर्थ में परिवार का तात्पर्य नौकर से होता है, जहाँ पर बच्चों का पालन पोषण किया जाता है। यह केवल लैटिन भाषा तक ही सीमित रहा। जहाँ पर बच्चों के पालने के लिए नौकर रखा जाए, कि नौकर रखें, बच्चे का देखभाल करेगा, वह आपका संकुचित परिवार कहलाएगा। क्योंकि संकुचित परिवार आपके यहाँ नहीं होते हैं। क्या आपके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है, उसे पालने के लिए नौकर की व्यवस्था की जाती है? नहीं की जाती। इसलिए यह सिर्फ लैटिन भाषा तक ही सीमित रहा। इसका जो है लैटिन भाषा तक ही सीमित रहा। संकुचित परिवार का यूज अपने सबके यहाँ नहीं होता है। अब हम समझते हैं व्यापक अर्थों में। जो व्यापक अर्थों में परिवार की परिभाषा होती है, यही आपकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसमें व्यापक अर्थ में परिवार एक सामाजिक संस्था है, जिसमें माता पिता, उनके विवाहित और अविवाहित। व्यापक अर्थों की अगर हम सब बात करें तो इसमें करें व्यापक अर्थों में, एक मिनट दोस्तों, व्यापक अर्थों में परिवार की अगर हम सब बात करें तो इसमें करें परिवार का, एक मिनट दोस्तों कुछ समस्या हो रही है। हाँ अभी ठीक है। व्यापक अर्थों में परिवार एक सामाजिक संस्था है, जिसमें कौन होता है? माता पिता, उनके विवाहित और अविवाहित बच्चे तथा अन्य सदस्य, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ इत्यादि, जो आपस में जुड़े हुए होते हैं और अपने उत्तरदायित्व की भूमिका निभाते हैं, उसे परिवार कहते हैं।
परिवार का जो परिभाषा होता है दोस्तों, व्यापक अर्थ में परिवार की परिभाषा समझे जिसमें सभी लोग शामिल हो, जिसमें माता पिता, उनके विवाहित, अविवाहित, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ इत्यादि सभी लोग जहाँ पे शामिल होते हैं उसे ही परिवार कहते हैं व्यापक अर्थों में। अब हम समझेंगे अगले पॉइंट पे। परिवार के बारे में अगर हम सब बात करें तो परिवार ही वह संस्था होती है जिसमें बच्चा सबसे पहले अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करता है, समाजीकरण की शिक्षा प्राप्त करता है। जैसे हमारे मम्मी पापा कौन है, कौन हमारे चाचा हैं, कौन दादा हैं, उनको किसका पैर छूना है, कैसे बात करना है, यह सब शिक्षा कहाँ पे मिलता है? यह सब शिक्षा दोस्तों आपके परिवार से ही मिलते हैं। और कह रहे हैं परिवार में बालक की प्रथम गुरु जो होती है उसकी माँ होती है। परिवार समाज की प्रथम इकाई होती है, जो प्राथमिक संस्था है वह दोस्तों आपके परिवार है। और द्वितीयक संस्था की अगर हम सब बात करें तो द्वितीयक संस्था आपका विद्यालय होता है। परिवार के साथ साथ जो उसके मित्र होते हैं, पड़ोसी होते हैं, यह भी प्राथमिक संस्था के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम समझते हैं माइकाइवर ए पेज के अनुसार परिवार एक ऐसा समूह है जो यौन संबंधों पर आधारित है, जो इतना छोटा व अस्थायी है कि उसमें बच्चों की उत्पत्ति एवं पालन पोषण हो सके। ऐसा किसका मानना था? ऐसा माइकाइवर एवं पेज का मानना था। दोस्तों अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपको इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट की थ्योरी क्लासें उपलब्ध कराई जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2011 से 24 तक जितने भी आपके हुए हैं सब उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ में साथ उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराया जा रहा है। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप जहां भी ज्वाइन होना चाहते हैं हो सकते हैं। आइए अगले पॉइंट में समझते हैं। हम सब इलियट मैरिल के अनुसार परिवार को समझते हैं। परिवार पति पत्नी एवं बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है। ऐसा किसका मानना था? ऐसा इलियट मैरिल का मानना था। इसकी बात करें विल्स तथा हाइजर के अनुसार परिवार को संक्षेप में एक सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके सदस्य रक्त के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसे परिवार कहते हैं। ऐसा विल्स तथा हाइजर के मानना था। हम सब परिवार के प्रकार समझते हैं। आप जानते होंगे दोस्तों परिवार के दो प्रकार होते हैं, एक होता है एकल परिवार, एक होता है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार के हम सब बारे में समझेंगे, एकल परिवार के बारे में समझेंगे। कैसा परिवार आपका एकल परिवार कहलाएगा और कैसा परिवार संयुक्त परिवार कहलाएगा। सबसे पहले समझेंगे हम सब संयुक्त परिवार के बारे में, उसके संयुक्त परिवार के जो गुण होते हैं उसको समझेंगे, संयुक्त परिवार के जो दोष होते हैं उसको समझेंगे, एकल परिवार के जो गुण होते हैं उसको समझेंगे, एकल परिवार के जो दोष होते हैं उसको हम सब समझेंगे। अब हम समझते हैं संयुक्त परिवार। अब हम सब संयुक्त परिवार को समझते हैं। संयुक्त परिवार में अगर हम सब बात करें तो संयुक्त परिवार में वह परिवार होता है जिसमें सभी लोग शामिल होते हैं। जैसे सबसे पहले हम गुण समझते हैं, संयुक्त परिवार के गुण क्या होते हैं। संयुक्त परिवार में दो या दो से अधिक पीढ़ी के लोग, जिसमें माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी और उनके विवाहित और अविवाहित दोनों बच्चे शामिल होते हैं, जो आपस में जो संयुक्त परिवार कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि संयुक्त परिवार उसे कहते हैं जिसमें सभी लोग शामिल होते हैं, माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी और उनके विवाहित और अविवाहित बच्चे। ये तो हो गया संयुक्त परिवार की बात। आप यहाँ पे एक चीज नोटिस किए होंगे, संयुक्त परिवार और परिवार की परिभाषा दोनों सेम होती है दोस्तों, इसमें अंतर नहीं होता है, लेकिन एकल परिवार में अंतर होता है। तो हम यहाँ पे संयुक्त परिवार समझते रहे, परिवार की परिभाषा जो होती है वही आपकी संयुक्त परिवार की भी परिभाषा होती है। तो हम सब दोस्त समझते हैं। व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास का समुचित अवसर उपलब्ध नहीं होता। किस परिवार में? संयुक्त परिवार में। संयुक्त परिवार में दोस्तों 10 परिवार की फैमिली है। एक परिवार बाहर जाके कहीं विदेश जाके कहीं कुछ करना चाहता है, आप नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे 10 लोगों को एक समान देखना पड़ेगा, जो मालिक रहेगा। तो वहाँ पे समस्याएं होती हैं इस चीज़ को लेकर, और परिवार में कलह संघर्ष की संभावना अधिक होती है। परिवार होता है दोस्तों, संयुक्त परिवार होता है, उसमें हर समय किसी न किसी बात को लेकर कलह होता है, झगड़े होते रहते हैं। इसके बाद आवश्यकता पूरी होते रहने से अधिकांश सदस्य का आलसी हो जाते हैं। आप कहेंगे कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे 10 परिवार की फैमिली है जिसमें आपके 8 लोग कमा रहे हैं, 2 लोग नहीं कमाएंगे, तब भी वह खा सकते हैं बैठ के। उन ऐसा होने से वह आलसी हो जाते हैं, फिर वो सोचते हैं हमके बिना काम किए ही अगर खाना मिल रहा है तो हम काम फिर क्यों करें। ऐसे इस तरह से लोग आलसी हो जाते हैं। हम सब एकल परिवार को समझते हैं। इसी और संयुक्त परिवार में फ़ायदा आपको हम बता देते हैं। संयुक्त परिवार में दोस्तों कोई समस्या होती है तो सभी लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं, ये सब अदर चीज़ होते हैं, इसी आप जानते रहिए संयुक्त परिवार के ये सब फायदे होते हैं और दोष भी होता है। अब हम सब एकल परिवार को समझते हैं।
यह परिवार का वह प्रकार है जिसमें माता पिता उनके अविवाहित बच्चे, देखिए दोस्तों यह इंडिकेट करिएगा अविवाहित बच्चे, अगर बच्चे का शादी हो गया और वह माता पिता के साथ ही रह रहा है फिर वह आपका एकल परिवार नहीं कहा जाएगा। जो एक साथ रहे उसे एकल परिवार कहते हैं। एकल परिवार के गुण समझते हैं। व्यक्तित्व स्वतंत्र विकास का समुचित अवसर उपलब्ध होता है। कह रहे हैं एकल परिवार के गुण की अगर हम बात करें तो व्यक्तित्व स्वतंत्र विकास का समुचित अवसर उपलब्ध होता है। अब आप एकल परिवार में हैं, आप पति पत्नी हैं, आपके 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, जो भी बच्चे अविवाहित बच्चे हैं, आप कहीं भी जाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं तो एकदम स्वतंत्र होते हैं। आपके ऊपर कोई दबाव नहीं होता है कि कोई आपको दबाए, कुछ भी डिसीजन लेना आप खुद से ले सकते हैं। इसमें कलह की संभावना कम पाई जाती है। जब आप 2 ही लोग हैं, 4 ही लोग हैं, फिर इसमें आप कलह किससे करेंगे? इसमें कलह नहीं होता है, बच्चे स्वतंत्र होते हैं। गृह संचालन में स्वतंत्रता पाई जाती है। गृह संचालन का मतलब आप स्वतंत्र हैं, आपको क्या बनाना है, क्या खाना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना, एकदम फ्री होते हैं, कोई दबाव नहीं होता है। पारिवारिक कलह नहीं होता, आपको मैंने पहले बताया पारिवारिक कलह नहीं होता है इसमें। हम समझते हैं आगे, एकल परिवार के दोष को समझते हैं। एकल परिवार के दोष की अगर हम सब बात करें, शिशुओं की देखभाल की समस्या पाई जाती है। सबसे बड़ी जो समस्या होती है एकल परिवार में यही होता है कि बच्चों की देखभाल सही से नहीं हो पाता। आप अकेले हैं, खाना बनाना है, सर्व करना है, बर्तन धोना, मतलब बहुत सारे काम होते हैं, इन सब काम के चक्कर में आपके बच्चे की देखभाल सही से नहीं हो पाता एकल परिवार में। संकट के समय दयनीय स्थिति होती है, कोई भी विपत्ति आ जाती है उस समय आपके घर की स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है, आपको संभलना बहुत मुश्किल होता है। बुजुर्गों को ज्ञान या उपदेश का अभाव होता है। जो नाना नानी दादा दादी हमारे कहानी सुनाते हैं उन सब से आप वंचित रह जाएंगे। जो दादा कहानी के माध्यम से हमको शिक्षा मिलती थी यह सब आप नहीं सीख पाएंगे। किसमें? एकल परिवार में। आप परिवार के कार्य समझते हैं। देखिए कुछ परिवार के कार्य होते हैं जिसे हर परिवार को करना ही चाहिए, कुछ आवश्यक कार्य होते हैं, कुछ अनावश्यक कार्य होते हैं। आवश्यक कार्य वह होता है जो हर परिवार को करना ही चाहिए, और अनावश्यक कार्य वह होता है जो बजट है आपके पास करिए, नहीं बजट है मत करिए। समझते हैं हम सब आवश्यक कार्य। आवश्यक कार्य में दोस्तों हम समझते हैं शैक्षिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, लैंगिक व्यवस्था। शैक्षिक व्यवस्था मतलब बच्चे के पढ़ने की पर्याप्त व्यवस्था कराइए। आर्थिक व्यवस्था का मतलब होता है कि बच्चे के खाने पीने रहने की छत की व्यवस्था करिए। लैंगिक व्यवस्था समाज के रीति रिवाज के अनुसार उसका शादी ब्याह करिए। यह सब आवश्यक कार्य होते हैं। अनावश्यक कार्य दोस्तों मनोरंजन के साधन की व्यवस्था करना ही आपके अनावश्यक कार्य कहलाते हैं। अब हम समझते हैं आवश्यक कार्य के बारे में। आवश्यक कार्य के अंतर्गत अगर हमसे बात करें तो आवश्यक कार्य से तात्पर्य उन कार्य से होता है जो प्रत्येक परिवार को निश्चित रूप से करना चाहिए, मतलब हर परिवार को यह करना ही चाहिए, उसे आप आवश्यक कार्य कहेंगे। हमने शैक्षिक व्यवस्था के बारे में आपको बता दिया, इसमें बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था। आर्थिक व्यवस्था की बात बता दिया, जिसमें बच्चे के खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, छत की व्यवस्था करना चाहिए, यह आपकी आर्थिक व्यवस्था कही जाती है। लैंगिक व्यवस्था की हम सब बात करें, समाज के रीतियों के अनुसार आपको उसके शादी ब्याह करना है, जिसमें आपका जो परिवार का सदस्य की संख्या है उसका संतुलन बना रहे, यही आपका लैंगिक व्यवस्था कहा जाता है। अब यहाँ पे समझ गए। अब हम सब अनावश्यक कार्य समझते हैं। अनावश्यक कार्य मतलब होता है, मैं कई बार पेज, एक मिनट दोस्तों, माइकाइवर पेज ने बताया कि परिवार मनोरंजन के साधन की व्यवस्था अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार कर पाता है, अतः इस अनावश्यक कार्य में वर्गीकृत किया गया है। अनावश्यक कार्य मतलब मनोरंजन का साधन, आपके पास बजट की व्यवस्था है, मनोरंजन का साधन अच्छा करिए, नहीं है तो लो करिए, एकदम से नहीं है तो मत करिए, यही आपका अनावश्यक कार्य कहा जाता है। हम सब परिवार वृक्ष की सब बात समझते हैं। आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं दादा दादी हैं, उनके बच्चे हैं, उनके फिर उनके बच्चे हैं, इस प्रकार से पारिवारिक वृक्ष कहा जाता है। तो परिवार को वृक्ष के बाद दर्शाना ही आपका पारिवारिक वृक्ष कहलाता है। हमने वृक्ष में सभी परिवार को दर्शाया है, यही दर्शाना ही आपका पारिवारिक वृक्ष कहा जाता है। हम सब मित्र समझते हैं। मित्र दोस्तों, मित्र से आपके हर बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मित्र बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसे आप अच्छे से समझ लेंगे, इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको गलत नहीं होगा। जो बालक के कार्यों में सहयोग करे या बालक के साथ खेल की या संपादित करता है, उसे वह उसका मित्र होता है। मित्र मतलब जो उसे साथ खड़ा हो, उसके साथ खेले, यही सब मित्र होते हैं। छोटे छोटे बच्चे के मित्र आप देखेंगे, बड़े लोगों का मित्र देखे होंगे। मित्र के बीच बने आपसी संबंध को ही मित्रता कहते हैं। मित्रता आप किसे कहेंगे? जो 2 लोगों के बीच में मित्र बने हैं,
उनके बीच जो आपसी संबंध बने हुए हैं वही उनकी मित्रता कही जाती है। अब कुछ मित्रता के प्रकार भी हैं, उसके प्रकार की हम सब चर्चा करते हैं। उपयोग की मित्रता, आनंद की मित्रता और सच्ची मित्रता। मित्रता के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें हम सब उपयोग की मित्रता, आनंद की मित्रता और सच्ची मित्रता की बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं उपयोग की मित्रता क्या होती है। उपयोग की मित्रता मतलब होती है दोस्तों, यह मित्रता का वह प्रकार है जिसमें बालक सहयोग करने पर, काम में आने पर संबंध बरकरार रखता है और नकारात्मक होने पर उसे समाप्त कर देता है। जैसे कोई बच्चा है, 2 बच्चे आपस में हैं, एक बच्चे से पेन मांगा और पेन दे दिया, फिर जब अगले बच्चों को पेन की ज़रूरत हुई, अगला बच्चा पेन मांगा तो अगला बच्चा उसे नहीं दिया, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे? आपने तो उसे उसका सहयोग किया, उसे जब पेन की ज़रूरत थी, लेकिन आपको जब ज़रूरत पड़ी तो उसने सहयोग नहीं किया। फिर आप उस केस में कहेंगे आज से हमारी तुम्हारी मित्रता खत्म, जब तुम्हारे काम में नहीं आ रहे हो फिर हम तुम्हारे काम में कैसे आएंगे। यही दोस्तों उपयोग की मित्रता कहलाती है। इसके बाद आनंद की मित्रता। आनंद की मित्रता को आप पे हम बताते हैं, वह मित्र जो केवल आनंद तक ही सीमित रहे, अपने आप को सीमित रखता है, यही संबंध का निर्माण किया रहता है। देखिए आनंद की मित्रता उदाहरण के जरिए आपको समझाते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, बाइक से कहीं जा रहे हैं, आपको चाय पीना हुआ, पानी पीना हुआ, आपने किसी गुंडी पे रुका, रुकने के बाद आपने पानी पिया, चाय पिया, पीने के बाद 4 लोग वहाँ बैठे थे आपस में बात करें, आप भी बात करने लगे। अब उन सब में आप भी बात कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन आपको सडन ख्याल आया अब आपको जाना चाहिए क्योंकि आप लेट हो रहे हैं। आपने तुरंत उठे, सबसे बोले हम अब जा रहे हैं, आप वहाँ से उठे, बाइक से उठे, आप चली गए। ऐसी मित्रता दोस्तों जो सिर्फ कुछ समय के लिए बने, सिर्फ आनंद के लिए बने, यही आपकी आनंद की मित्रता कहलाती है। आपने वहाँ बाइक से चले गए, फिर उन लोगों से कोई मतलब नहीं, कौन थे कैसे थे कोई मतलब नहीं, वहाँ पे आपकी मित्रता समाप्त हो गई, यही आपकी आनंद की मित्रता कही जाती है। अब हम सच्ची मित्रता की बताते हैं। सच्ची मित्रता का अगर बात आती है तो इसमें दुर्योधन और कर्ण की बात आती है। कर्ण जो है हर समय दुर्योधन का साथ था और सच्ची मित्रता को निभाया था। यह मित्रता का वह प्रकार है जिसमें बालक अपने मित्र पर अटूट विश्वास रखता है, बालक प्रत्येक प्रकार के अनुभव को भी साझा करता है, यही आपकी सच्ची मित्रता कही जाती है। अब हम संबंध को समझते हैं। संबंध की बात करें, संबंध वह बुनियाद होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग भावनाओं के आधार पर, विवाह के आधार पर, रक्त के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसे ही दोस्तों संबंध कहते हैं। संबंध की अगर हम सब बात करें तो इसमें लोग भावनाओं के आधार पर जुड़े होते हैं, सोच के आधार पर जुड़े होते हैं, रक्त के आधार पर आपस में जुड़े होते हैं। संबंध के प्रकार समझते हैं। संबंध दोस्तों 2 प्रकार के होता है, एक होता है संरक्त संबंध और दूसरा होता है वैवाहिक संबंध। जो 2 लोग आपस में अगर सेम ब्लड के जुड़े हुए हैं, सेम रखते, सेम जैसे भाई भाई, ये आपके संरक्त होते हैं। लेकिन पति पत्नी कैसे होते हैं? ये आपके वैवाहिक संबंध से होते हैं। जैसे अभी हम इसके संरक्त की बात करते हैं, संरक्त का संबंध बताते हैं आपको। संरक्त में दोस्तों जहाँ पर संबंध का निर्माण रक्त के आधार पर होता है उसे संरक्त संबंध कहते हैं, जिसमें पिता बेटा, माँ बेटी, भाई भाई, भाई बहन, यह सब आपके क्या हैं? यह सब आपके दोस्तों संरक्त संबंध के अंतर्गत आते हैं। अब वैवाहिक संबंध की बात करें, वैवाहिक संबंध में जो विवाह से दोस्तों, विवाह के आधार पर एक दूसरे से जुड़ते हैं, जो 2 या 2 से अधिक लोग विवाह के आधार पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वही आपका वैवाहिक संबंध कहलाता है। इसमें दोस्तों जैसे पति पत्नी, माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, यह सब आपके विवाह नामक संबंध से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे हम सब परिवार या मित्र से संबंधित टॉपिक को कवर किया और उसके साथ जो संबंध है मित्र के बारे में भी जाना। अब हम सब कुछ क्वेश्चन को कवर करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन, अलका के घर में दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा और भाई बहन सब साथ में रहते हैं। अलका का परिवार कैसा है? आप कहेंगे उसका परिवार संयुक्त परिवार है, क्योंकि संयुक्त परिवार की परिभाषा ही होती है जहाँ पर सभी लोग एक साथ होते हैं। इसमें ऑप्शन आपका फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसी परिवार का सदस्य नहीं माना जाएगा? दादा दादी, ससुराल वाले, माता पिता, मित्र। आप कहेंगे मित्र जो होता है वह परिवार का सदस्य नहीं माना जाता है। इसके बाद है परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों पहला ऑप्शन है, एक परिवार में केवल रक्त संबंधी व्यक्ति हो सकते हैं। सेकंड है, दत्तक बच्चों का परिवार का सदस्य नहीं कहा जा सकता। थर्ड है, केवल एक अभिभावक के साथ रहने वाले बच्चे परिवार नहीं कहे जा सकते। लास्ट है, एक आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न अर्थ हो सकते हैं। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं।
इस प्रकार का परिवार एक महिला को एक से अधिक पुरुष से विवाह करने की अनुमति देता है। ऑप्शन है पहला विस्तारित परिवार, सेकंड है बहुपत्नी परिवार, थर्ड है एक पत्नी परिवार, लास्ट है बहुपतित परिवार। राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा, बहुपतित परिवार। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई क्या है? ऑप्शन है गोत्र है, वंश है, परिवार है, इनमें से कोई नहीं। आप कहेंगे ऑप्शन थर्ड सही है, परिवार है। यहाँ पे हम सब दोस्तों आज इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। आपसे हम सब फिर एक नए वीडियो मिलते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए थे दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। इसी के साथ क्लासें समाप्त करते हैं दोस्तों, धन्यवाद।